बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क्या सैलरीड पर्सन को अपनी वीज़ा फ़ाइल के साथ अपनी टैक्स रिटर्न साथ लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? अगर लगाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा और अगर नहीं लगाते तो क्या वीज़ा नहीं लगेगा या वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएँगे? इसके अलावा सैलरीड पर्सन के लिए जो स्पेसिफ़िक डॉक्यूमेंट्स की जो चेक लिस्ट है किसी भी कंट्री का, ख़ास तौर पे बड़े कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो भी मैं आज की इस अहम तरीन वीडियो में बताऊँगा। क्या सैलरीड पर्सन के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिज़नेसमैन की निस्बत? ये भी काफ़ी लोग ना सवाल पूछ रहे हैं। इसमें जो है कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन इसको तफ़सील से मैं आज इसकी इस अहम तरीन वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो का नाज़रीन कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ये वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है टैक्स रिटर्न से बहुत डरते हैं कि जी हम सैलरीड पर्सन हैं तो हमें टैक्स रिटर्न लगानी ज़रूरी है कि नहीं। ये आज मैंने बड़ा अहम सवाल जो है आपका जो है इसका जवाब देना है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और काइंडली इस वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली में जो सैलरीड पर्सन है उनको आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप अपना कोई हमसे केस भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे 30 मिनट का पेड कॉल सेशन ले सकते हैं। हम आपको ए टू ज़ी वेरी नॉर्मल चार्जेस में मुकम्मल गाइड करेंगे। इतना मतलब कि आपको हम कर देंगे कि आप खुद अपना वीज़ा जो है इस काबिल हो जाएँगे कि बगैर किसी की हेल्प के आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। इससे पहले इसके बजाय कि आप 50-50 हज़ार या 60-60 हज़ार एजेंट्स को दें। तो आप एक पेड कॉल सेशन के ज़रिए आप अपना तमाम मसला हल कर सकते हैं। तो ये अपनी ये सारी कॉस्ट बचा सकते हैं। अच्छा जी, बात कर लें जी कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की। सैलरीड पर्सन के लिए लास्ट 3 टू 6 मंथ की आपने जी पे स्लिप्स जो है ये ले लगानी है। इसके बाद एनओसी लेटर जो कि इजाज़तनामा होता है कंपनी की तरफ से। इसके बाद जो आपने तीसरा लेटर लेना है वो है एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसमें आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग लिखी होती है कि आपने कब इस कंपनी को जॉइन किया था और आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपकी टास्क वगैरह क्या है, थोड़ा बहुत ये लिखा होता है। ये लेटर भी बड़ा ज़रूरी होता है, आपने लेना है। इसके बाद मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाज़मी साथ लगाएँ, अपनी कंपनी से लें। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो बना बनाया होता है, बस उन्होंने डेट्स लिखनी होती हैं और साइन करना होता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट लाज़मी लगाएँ, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप एक रीज़नेबल कंपनी में काम कर रहे हैं। अगला जी चौथा जो लेटर है जी वो है जी आपका रिकमेंडेशन लेटर। अगर आपकी इन नियर फ्यूचर अपनी कंपनी में कोई प्रमोशन एक्सपेक्टेड है तो आप इस तरह का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपनी कंपनी से एचआर वालों से ले सकते हैं जी, कि जिसमें लिखा हो कि जी ये हमारा बड़ा अच्छा एम्प्लॉई है, इतने अरसे से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी इस 2-4 माह या 6 माह के बाद इसकी जो है कोई प्रमोशन भी एक्सपेक्टेड है, ये प्रमोट हो जाएगा। तो इस तरह का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपके केस को ना हेल्दी करता है, आपकी एक जॉब की स्ट्रॉन्ग टाई शो करने में मावन साबित होता है। इसके अलावा जी आपने बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की लगानी है। एफआरसी, एमआरसी, एफआरसी 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, बेहतर है। पासपोर्ट, आईडी कार्ड और बैंक मेंटेनेंस लेटर वगैरह वगैरह, इन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो कि बहुत अहम है। ट्रैवल आइटनरी, ये डमी फ्लाइट रिजर्वेशन और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ये लाजमी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं, इनको तरतीब से लगाना है। इसके बाद आपने एक एक फ़ोटोकॉपी का सेट भी लाजमी एक अच्छे पेज पर आपने फ़ोटोकॉपी भी करवानी है। अब देखें, टैक्स रिटर्न सैलरीड पर्सन को लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? देखिए, अगर तो आप एनटीएन आपका बना हुआ है, आप एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं, आप रिटर्न फ़ाइल कर रहे हैं, चाहे निल की ही फ़ाइल कर रहे हैं, तो बेहतर है आप लगा दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है बीइंग अ सैलरीड पर्सन कि आप ये टैक्स रिटर्न लगाएं, लेकिन लगा दें तो अच्छी बात है। ये आपका कौमी फ्रीज़ा भी है। देखिए, टैक्स फाइलर होना, देखिए अगर आपकी सैलरी 50,000 या इससे कम है तो फिर तो कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है आपको टैक्स रिटर्न फाइलर होने की, और ना ही आपको जो है टैक्स रिटर्न वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगानी है। लेकिन ये एक अलहदा बहस है कि 50,000 या इससे कम की सैलरी पर आपका वीज़ा किसी बड़े कंट्री का लगना मुश्किल है। ये एक आपने बात ज़हन में ज़रूर रखनी है। अब जिन लोगों की सैलरी 50,000 या इससे ज़्यादा है और वो गवर्नमेंट के मुलाज़िम हैं, तो उनको तो सैलरी जो है टैक्स डिडक्शन के बाद ही मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं,
अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेंगे, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वो आप अपना वीज़ा अप्लाई उसके साथ कर सकते हैं। देखिए, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है? ये बेसिकली जो आपकी सरकारी मुलाज़मीन की बात कर रहा हूँ। अगर सरकारी मुलाज़मीन की किसी भी सरकारी मुलाज़िम की एनुअल सैलरी 10 लाख है, मिसाल दे रहा हूँ, तो उस टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट पे ये लिखा होगा कि जी ग्रॉस सैलरी, इस तरफ ये लिखा होगा ग्रॉस सैलरी 10 लाख, और उसके बिल्कुल ऑपोज़िट एक अमाउंट लिखी होगी जी। मिसाल है कि उनका 10 लाख पर 1 लाख रुपए टैक्स कटा, तो लिखा होगा जी 1 लाख टैक्स, 1 लाख टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट फॉर द नेम ऑफ दिस पर्सन एंड हैज़ बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो कि आपकी ग्रोस सैलरी के सामने लिखा होगा कि जी 1 लाख रुपए टैक्स इनका जो है कट चुका है, और उस सैलरी डिडक्शन सर्टिफिकेट पर आपका जो अकाउंट्स, सरकारी मुलाज़मीन का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो महकमा होगा, आप जो इन हाउस, वो स्टैम्प भी करेगा, साइन भी करेगा और डेट भी लिख के देगा। बस आप लोगों का काम इतना ही है। अब आगे आपका इदारा, सरकारी इदारा टैक्स गवर्नमेंट को या एजी ऑफिस को दे या ना दे, आपकी हेडेक नहीं है। आपकी हेडेक बस आपने अपने इन हाउस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से सैलरी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है, और ये बड़ा ऑथेंटिक होता है। सरकारी मुलाजमीन चाहे आपका 1000 ही टैक्स क्यों नहीं करता, वो आपको लाजमी साथ लगाना चाहिए। तो प्राइवेट मुलाजमीन जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, उनका भी अगर टैक्स कटता है तो वो भी अपने प्राइवेट कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लें, और वो सिक्योर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ऑथेंटिक प्रूफ है जी आप लोगों के लिए कि जी आपका टैक्स कट रहा है। अब बात कर लें उन लोगों की जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या उनका वीज़ा नहीं लगेगा? देखिए, जो सैलरीड पर्सन होता है ना, उसके लिए काफ़ी आसानियाँ होती हैं। देखिए, अगर आप बीइंग अ सैलरीड पर्सन है, अगर आप टैक्स, अब मैं तो समझता हूँ कि आपको देना चाहिए क्योंकि इसका आपको बेनिफिट ही होगा। लेकिन अगर आप टैक्स मिसाल है कि नहीं दे रहे, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपका कोई चांस जो है इतना कोई कम नहीं होगा। एक नॉर्मल फाइल ही आपकी कंसीडर होगी, लेकिन बाय लॉ आप जो हैं, आप पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है कि अगर आपका टैक्स नहीं जा रहा तो आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ बिज़नेसमैन आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि जी आप जो है टैक्स रिटर्न के बगैर आप वीज़ा अप्लाई करें। यूके के केस में कुछ आसानी आजकल है कि यूके आजकल टैक्स रिटर्न को एग्जेम्प्ट कर रहा है, नहीं इतना ज़्यादा मांग रहा। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि जो बिजनेसमैन है वो टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करे, और वो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ज़रूर अटैच करे। अब इसी वजह से सैलरीड पर्सन का मामला आसान होता है कि उसके जो टैक्स के मामला जो होते हैं वो उसकी कंपनी देख रही होती है जहाँ पर वो जॉब करता है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल ही ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्स दे भी रहे हैं, लेकिन अगर आपकी दूसरी एंगल में प्रोफाइल अगर ठीक नहीं है, तो फिर टैक्स देने का भी कोई फ़ायदा नहीं। आपकी ओवरऑल प्रोफाइल काउंट होगी कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की वेटेज क्या है, आपके फाइनेंशियल्स की वेटेज क्या है, होम टाइज कितनी है आपकी, पर्पस ऑफ विजिट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें भी अगर ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होंगी, तो इसके साथ अगर टैक्स के मामलात अगर आपके सही हैं, या अगर आप टैक्स थोड़ा बहुत दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो इस चीज़ को कवर किया जा सकता है। लेकिन आपकी ओवरऑल प्रोफाइल दूसरी बाकी चीज़ें भी जो हैं वो सही होनी चाहिए। वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। कोई सवाल हो तो आप सिर्फ वीडियो के कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई हमसे पेड सर्विस चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।